तो रिसेंटली ही आपने सुना होगा बहुत सारे एक्सपर्ट और एनालिस्ट का ये मानना है कि हमें मार्केट में तुरंत ही हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा है कि हमें कम से कम 20% का हमें करेक्शन देखने को मिलेगा कुछ समय में ही। तो सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि इस करेक्शन से हम कैसे इसका एडवांटेज ले सकते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, जैसे उनका ये एक्सपेक्टेशन आ जाता है इस करेक्शन होने के बाद मार्केट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, मैंने शेयर मार्केट करेक्शन एक शेयर लेता हूँ, शेयर गिरा फॉल किया और मैंने शेयर को बाय कर लिया और मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि जैसे मैं वीकली में अच्छा रिटर्न दे दे या तो मुझे मंथली में दे दे, तुरंत मुझे रिटर्न मुझे मिल जाए। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। रियलिटी होता है वहाँ से मार्केट फॉल हो जाता है, वहाँ से गिर जाता है और तुरंत ही रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो तुरंत पैनिक हो जाते हैं। भले ही वो चाहे स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, चाहे स्टॉक का बाद में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन तभी भी वो पैनिक हो जाएंगे कि हो सकता है कि पूरा गिर जाए, ख़त्म हो जाए, शेयर बंद हो जाए। तो जिस कारण से वो अपने लॉस बुक कर लेते हैं। और होता क्या है, जब वो करेक्शन हो जाता है थोड़ा दिन बाद वो अपने एक लेवल पे रहता है, फिर वहाँ से वो अपसाइड मूवमेंट देता ही है। तो इस सिचुएशन का हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन से हम प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं? तो अभी हम जैसे एफआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर और डीआईज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका हम यहाँ मूवमेंट देखेंगे कि कैसा उनका ये मूवमेंट रहता है इस केस में। तो इन्वेस्टरों का ये कोर प्रोसेस होता है बाई लो एंड सेल हाई। मतलब आप लो पे ख़रीदारी कीजिए और हाई पे आप सेल कर दीजिए। तो जो एफआईज और डीआईज होते हैं ना, वो सेम प्रोसेस ये फॉलो करते हैं, जिसके कारण उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली में एफआईज और डीआईज क्या करते हैं, वो ऐसे स्टॉक खोजते हैं जो बीटेन सेक्टर हो, चाहे वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका हो, या बहुत ऐसे स्टॉक भी वो खोजते हैं जो चीप प्राइस में, डिस्काउंट प्राइसेस में वो मिल रहा हो। तो वो उस स्टॉक में ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने आप को घुसने का। तो दूसरा वो क्या करते हैं, वो ऐसे स्टॉक खोजते हैं जो टेम्प्रोरी ट्रबल के कारण उन्हें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब उनसे वो नेविगेट करते हैं, खोजते हैं और क्या वो जो टेम्प्रोरी गिरा है वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो फिर उसमें वो नहीं घुसते। अगर वो टेम्प्रोरी इसी तरह से गिरा है, कुछ जानबूझ से गिराया गया हो, तो वो ऐसे स्टॉक खोज के उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई मार्केट चीपली अवेलेबल है या तुरंत उसमें फॉल देखने को मिल रहा है या करेक्शन देखने को मिला है, तो वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, हर फॉल पे वो खरीदारी करते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं खरीदते हैं जिसके कारण उन्हें और फॉल हो तो उन्हें लॉस देखने को मिले। वो हर फॉल पे खरीदारी करते हैं और इंतज़ार करते हैं वेट फॉर अप ट्रेंड का, मतलब कि कब वो मार्केट फिर अब वो अप ट्रेंड में आएगा। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो एक्टिविटी है, ये जो 5 पॉइंट मैंने जो आपको बताया है, ये वो अच्छे से फॉलो करते हैं। इसके सिवाय वो और कोई दूसरा चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे सबसे जो मज़ेदार बात ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में जाके खरीदारी करते हैं। मतलब जब स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वहाँ जाके रिटेल इन्वेस्टर घुसेंगे और वहाँ से वो खरीदारी चालू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे भी ना, शेयर होल्डर अगर पेटिंग देखेंगे भी किसी शेयर का, अगर जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रहा हो, तो वहाँ देखेंगे तो जिस तरह शेयर का जो वैल्यू है बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ती हुई हमें दिखती है। और वहीं पे सेम जगह पे एफआईज का जो डाटा होता है ना, जो एफआईज का जो होल्डिंग होता है वो हमें कम होता हुआ दिखता है। तो ये एक मेबी रीज़न होता है जिसके कारण वहाँ पे तुरंत फॉल देखने को मिलता है और रिटेल इन्वेस्टरों का हमें लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि एफआईज हमेशा ज़्यादा पैसा लेके निकलते हैं। इसके कारण हमें तुरंत फॉल देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टरों का इतना बड़ा हमें लॉस देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी की जो रिसेंटली ही हमें देखने को मिल रहा है, उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, स्टॉक प्राइस है फॉलन में करता हुआ दिख रहा है हमें, या उसमें एफआई और डीआई का जो स्टेक है हमें इसमें लगातार में बढ़ता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से वो बढ़ रहा हो। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए हमको और हमारे टीम को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ऊपर लाइक बटन दिख रहा हो, वहाँ पर आप इसे क्लिक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में। तो सवाल ये है कि क्या स्टॉक को कैसे जानेंगे कि वो चीप है या एक्सपेंसिव है? क्या उसके हम पेग रेशियो से जानेंगे, क्या उसके हम मार्केट कैप से जानेंगे, या क्या उसके हम पी रेशियो से जानेंगे? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो के एंड में मैं आपको इस सवाल का जवाब भी बताऊँगा। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फुटवेयर सेक्टर के बारे में। अगर आप रिसेंटली देखेंगे फुटवेयर सेक्टर का, तो अभी इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन जो चल रहा है ना फुटवेयर सेक्टर का, वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, उसका अगर इन्फ्लेशन देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण उसका जो डिस्पोजल इनकम है वो रिड्यूस होते जा रहा है।
जिसके कारण हमें फुटवेयर सेक्टर का हालत ख़राब देखने को मिल रहा है। अब फिर लास्ट में हम अगर देखें तो इसका लोअर प्रॉफिट एंड मार्जिन भी हमें देखने को मिला, मतलब जिस तरह से इसका ईयरली रिजल्ट आ रहा है उसमें लोअर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो जिस कारण से फुटवेयर सेक्टर का हालत बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो सकता है फुटवेयर सेक्टर का वो है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2022 तक का इसका 1436 के आसपास ये प्राइस चल रहा था और रिसेंटली 2024 में हमें लगभग 40% का गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर अभी देखेंगे तो 869 के पास ये प्रेजेंट इसका ट्रेड चल रहा है, मतलब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 2022 के बाद। अगर आप यहाँ से 2020 के आसपास देखोगे, वहाँ से कोरोना के टाइम से अगर देखोगे तो वहाँ पर मात्र 10% की उछाल हमें देखने को मिल रही है, ज़्यादा की उछाल हमें देखने को नहीं मिलेगी 2020 से 2022 के बीच की बात करें तो। अगर क्यों, इसका कारण क्या है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट जो है ना इनका घटा है। अगर आप बात कर लो नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट घट चुका है इस बार, क्योंकि जो आप देखेंगे मार्च 2021 का 292 के आसपास था, मार्च 2022 का 233 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्च 2023 में पूरा कम होकर 154 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, जिसके कारण हमें ये लॉस देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम जो बात किया था मैंने पब्लिक की होल्डिंग और एफआई की, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पब्लिक की जो होल्डिंग है ना वो घटते जा रही है, यहाँ से पब्लिक निकल रहे हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर है और डीआईज़ है वो अपना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बढ़ाने वाले वहाँ आप देखेंगे तो डीआईज़ का है, 1.92% का इन्होंने अपना अभी तक का बढ़ाया है होल्डिंग, और एफआईज़ ने 0.17, और प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो 0.49% के आसपास हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब सिर्फ यहाँ पब्लिक निकल रही है, जहाँ पे एफआईज़ एंट्री मार रहे हैं, डीआईज़ मार रहे हैं, वहाँ से पब्लिक निकल रही है। यही एक जगह होता है जहाँ पे पब्लिक को थोड़ा लॉस झेलना पड़ता है और यहीं से एफआईज़ डीआईज़ अपना फ़ायदा लेना स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा फुटवेयर स्टॉक है बाटा इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो 2022 के आसपास ये 2100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अब 2024 में अगर आप देखोगे 2 साल के अंदर, तो इसमें हमें लगभग हमें 30% के आसपास इसमें भी हमें डाउनवार्ड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सॉरी, 20% के आसपास हमें डाउनवार्ड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब 2100 था आपके 2022 में और 1500 चल रहा है अभी 2024 में, तो डाउनवार्ड ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ कोरोना के टाइम से देखें, यानी 2020 से देखें, तो लगभग 17% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है अगर 2022 से कंपेयर कर ले तो ये जो लॉस दिखने को मिला ना, यही मेन रीज़न है। लेकिन अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ साफ आपको झलक रहा होगा कि पब्लिक अपना होल्डिंग बेच के जा रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे सेलिंग चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, जिस तरह से वो करेक्शन हो रहे हैं, तो पब्लिक पैनिक होकर निकल रही है। तो देखेंगे पब्लिक ने 1% के 1.5% के आसपास ये पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बेची है। लेकिन यहीं पे जहाँ बेनिफिट उठाना चाहिए तो वहाँ पे एफआईज़ अपने 2% तक अपना होल्डिंग बढ़ा चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको शुरू में क्या बता रहा था कि जहाँ मौका आता है वहाँ एफआईज़ बाइंग करते हैं। तो ये आप लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप धीरे धीरे खरीदारी करना शुरू करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ना कि पैनिक करने का टाइम होता है। दूसरा अगर हम सेक्टर की बात करें तो वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में गिरने का मेन रीज़न है यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ पर जो इकोनॉमिक हो रहा है, बहुत ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, जिसके कारण हम आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा जो एक रीज़न और बताया जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इन 2024, बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि 2024 में ये इसी तरह रह सकता है आईटी सेक्टर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का स्टॉक के बारे में, वो है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड का अगर हम देखें 2022 का अगर हम देखें डाटा, तो उस समय 711 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और अगर 2024 के आसपास देखें हम अभी, तो 478 के पास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 30% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है ये 2 साल के अंदर। तो यहाँ से भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लेकिन अब कोरोना के टाइम का अगर देखेंगे 2020 का, तो वहाँ से लेके अगर 2024 का हम देखें तो ज़्यादा का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अभी तक जिस तरह से ग्रोथ इसका हुआ नहीं है। अगर हम अदर के भी किसी से भी रिलेटेड कर ले, चाहे टीसीएस हुआ, इस सब के भी रिलेटेड करें, तो ये सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है अभी तक का। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ क्लियरली देखेंगे कि पब्लिक अपना होल्डिंग बेच रही है। जिस तरह से पैनिक होकर बेच के 0.89% के आसपास वो अपनी होल्डिंग बेच चुकी है अभी तक, अगर हम रिसेंट अगर डाटा देखें तो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि एफआईज़ और डीआईज़ दोनों ही खरीदारी कर रहे हैं, बैक टू बैक खरीदारी करता हुआ इनका दिख रहा है, इनका एफआईज़ और डीआईज़ का।
तो यहाँ भी एक सबसे बड़ा रीज़न हमने आपको दिखाया। अगर हम दूसरा स्टॉक की भी बात करें, जैसे टाटा एल्क्सी की भी बात करें, आप यहाँ क्लियरली देखेंगे जो हमारा रिसेंट हाई जो था 10,138 की रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और अभी 2024 में 8,289 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो गिरावट का जो मेन कारण जो है, अगर आप देखेंगे तो अगर हम डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि जो पब्लिक है अपना होल्डिंग यहाँ भी बेच रही है। 3.33% की जो गिरावट देखने को मिली, जब पैनिक गिर रहा था स्टॉक तो वहाँ से पब्लिक बेच के निकल गई। लेकिन उसी समय एफआईज और डीआईज अपना पैसा फिर से डालना स्टार्ट कर दिया, और लगभग आप देखेंगे तो डीआई 2% अपना स्टेक बढ़ा चुकी है, एफआईज अपना 1% के आसपास हमें स्टेक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो बढ़ता हुआ है, फिर उसके बाद जो अप ट्रेंड आएगा वो एफआई से कारण हो। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार ये पब्लिक मिस करती है, रिटेल इन्वेस्टर बार बार ये मिस करते हैं, जिसके कारण ये जो होते हैं ना रिटेलर, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। हम अगली अगर सेक्टर की बात करें तो वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ऐसे स्टॉक है जिनमें हमें गिरावट देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसको वैल्यूएशन के साथ समझेंगे कि क्या गिरावट जो देखने को मिला है वो क्या रियलिटी में है। सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2021 से लेकर 2024 तक का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कहीं भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। वो एक लाइन में ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। अगर 2021 में अगर हाईएस्ट सबसे देखोगे तो 4091 का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा था, और अभी जो चल रहा है रिसेंटली 4080 का चल रहा है। लेकिन अभी अब रिसेंटली में आपने देखा होगा हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये अब हो सकता है कि यहाँ से बैंक ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह से गिरावट आ रही है और आगे भी गिरेगा, यहाँ से कम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन से अगर इसको देखें तो इसका जो प्रेजेंट पी जो चल रहा है 18.91 के हिसाब से चल रहा है। अगर इसका एवरेज पी 5 साल का देखें तो 22.81 के हिसाब से चल रहा है, और एवरेज पी अगर 7 साल के हिसाब से देखें तो 25.89 के हिसाब से ये चल रहा है, और 10 साल का देखें तो 25.42 के हिसाब से चल रहा है। मतलब हमें प्रेजेंट का और 10 साल का जो पी का रेशियो है उसमें अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर अच्छी गिरावट जो मिल रही है देखने को, ये जो रिसेंट में देखने को मिला है ये गिरावट ओरिजिनली रिसेंटली ये हो सकता है टेम्प्रोरी बेसिस पे हो, फिर यहाँ से हमें एक मूवमेंट देखने को भी मिल सकता है। अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सेम एचडीएफसी बैंक के जैसा 2021 से लेकर 2024 के बीच का हमें सेम डाटा देखने को मिल रहा है। ना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, ना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर इसका वैल्यूएशन को अगर आप देखोगे जो प्रेजेंट पीई है 20.44 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 साल का एवरेज पीई की बात करें 32.55 के आसपास देखने को मिल रहा है, 7 साल में 35.69 का, और 10 साल में 35.83 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है पीई के रेशियो में। अब हम बात कर लेते हैं एनबीएफसी सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी सेम ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अभी हमने एचडीएफसी का देखा, कोटक महिंद्रा का देखा। यहाँ भी 2021 से 2024 तक में हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ भी पब्लिक ने अपनी होल्डिंग सेल की है, बेची है। 1.62% का यहाँ पे हम इन लोगों ने सेल करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे प्रोमोटर्स ने भी अपनी सेल की है अपनी होल्डिंग को 1.13। लेकिन जो पब्लिक और प्रोमोटर जो सेल कर रहे हैं वो एफआईज और डीआईज खरीद रहे हैं। एफआईज ने 2.15% का खरीदारी की है, डीआईज ने 0.73% का। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे इतने सारे स्टॉक में मैंने बताया, तो आप क्लियरली समझ सक रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पूरा कंक्लूजन का यही एक रिजल्ट लगता है कि जब भी गिरावट होती है तो आप पैनिक ना हो। इस तरह के शेयर सेक्टर में जब एफआईज अपने इंक्रीमेंट कर रही है, अपने खरीदारी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो आप भी अपना होल्डिंग बढ़ाएं, सेल करके ना निकले, पैनिक ना हो, और एक बार में कभी भी अपना स्टॉक अपना जो भी कैपिटल होता है यूज ना करें। हमेशा बाय ऑन डिप्स में स्ट्रेटेजी अपनाएं। इन जितने भी मैंने शेयर बताए इस सारे शेयर को अपने रडार पे आप रखिएगा और इस शेयर पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोग के लिए एक टास्क भी मैं देता हूँ कि आपको अगर लगता है कोई ऐसा स्टॉक आप ढूंढिए जो लगता है कि उसका भी सेम टू सेम ऐसा ही कंडीशन है, तो आप यहाँ पे उसका नाम यहाँ कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे पता करें कि स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव है। तो इसका 2 पैरामीटर है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं। पहला है इसका पैग रेशियो और दूसरा है इसका पी रेशियो। पी रेशियो में अर्निंग के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव, और पैग रेशियो में जो अर्निंग का ग्रोथ है इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स के बारे में बता दिया।
और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।